करीब 133 साल पहले इस दुनिया में 14 अप्रैल 1991 को जब एक बच्चे का जन्म हुआ तो मध्य प्रदेश के बेहद साधारण परिवार में कोई उल्लास नहीं था। अलबत्ता जिस परिवार और समुदाय में उनका जन्म हुआ वो शोषण, पीड़ा और भेदभाव का शिकार था। बचपन में उन्हें भी उन सारे भेदभाव का सामना करना पड़ा जो पूरे समुदाय को झेलना पड़ रहा था। लेकिन वो विद्रोही थे, पढ़ने में बेहद होनहार थे। जहां पढ़े वहां कीर्तिमान रचा। विदेश गए, उच्च शिक्षा लेकर लौटे तो सामाजिक बदलाव की लड़ाई छेड़ दी। कई लड़ाइयां जीती जो उस वक्त के लिए बड़ी कामयाबी थी। जल्द ही वो देश के कद्दावर नेता बन गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनके कंधे पर इस आधुनिक भारत की दशा दिशा तय करने की बड़ी जिम्मेदारी मिली। उन्होंने संविधान बनाने में अगुवाई की और आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। वो दलितों के लिए लड़े, महिलाओं के लिए लड़े, छुआछूत को खत्म करने के लिए लड़े और सामाजिक आर्थिक बदलाव के बड़े वाहक बने। 20वीं सदी में दुनिया के महानतम लोगों की सूची में आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। बाबा साहेब के जन्म दिवस के मौके पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, उनके संघर्ष, उनके विचार और भारत को लेकर उनके सपनों की। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के एक छोटे से कस्बे महू में जन्मे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक बराबरी और समानता के लिए जो काम किया उसे कोई दोहरा न सका। उन्होंने अपने विचारों और दूरदृष्टि से समाज में वो अलख जगाई जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गई। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबा साहेब जब केवल 6 वर्ष के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। अंबेडकर की शुरुआती शिक्षा मुंबई में हुई। 1897 में मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लेने वाले अंबेडकर सबसे पहला और एकमात्र दलित छात्र थे। अपने स्कूली दिनों में भी उन्हें सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। स्कूली दिनों में हुए इस भेदभाव का उनके ऊपर गहरा असर पड़ा जो उनके जीवन संघर्षों में भी दिखाई देता है। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद 15 वर्ष की आयु में अंबेडकर की शादी रमाबाई से हो गई। जब महू की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं MHOW। ये महू का आप कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म है जिसको बोलते हैं मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, क्योंकि उनके पिता सूबेदार थे सेना में और सूबेदार के साथ वो सेना में शिक्षक भी थे। और वो महू एक छावनी थी, उस छावनी में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। और बाबा साहब के लगभग आई थिंक 91 में और 96 में उनके पिताजी रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद वो अपने गांव सतारा चले गए। 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल करने के बाद अंबेडकर बड़ौदा राजघराने से मिलने वाली छात्रवृत्ति पर उच्च शिक्षा के लिए 1913 में अमेरिका चले गए। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने 1915 में MA और 1916 में PhD की डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे लंदन चले गए, जहां ग्रेज इन में उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लेकर DSc की तैयारी करने लगे। 1917 में अंबेडकर ने अपनी मास्टर डिग्री पूरी की और 1923 में अर्थशास्त्र में DSc पूरा किया। DSc में उनके थीसिस का विषय था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, जिसे लंदन विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया था। इंग्लैंड में शिक्षा पूरी करने के बाद अंबेडकर 1924 में भारत लौटे। वापसी के दौरान वे कुछ वक्त के लिए जर्मनी में रुके और इस दौरान उन्होंने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया। जो व्यक्ति कोलंबिया यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन सकता था, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बन सकता था, ग्रेट बैरिस्टर बन सकता था, लेकिन उन्होंने उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए, क्योंकि जब उन्होंने बड़ौदा की रियासत जब छोड़ी थी तब उनको बहुत कष्ट हुआ। तब उन्होंने कहा, तय किया था आज भी बड़ौदा की वो जमीन, उस जगह पारसी धर्मशाला के ठीक सामने उस जगह को संकल्प भूमि कहा जाता है। वहाँ पर उन्होंने जो संकल्प किया कि जब मेरे जैसे शिक्षित व्यक्ति को समाज स्वीकार नहीं कर रहा है तो मेरे समाज के जो अशिक्षित गरीब है उनको सम्मान कैसे मिलेगा। तो वह 1917 के उस संकल्प को भूले नहीं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ाई को पूर्ण करने के पश्चात बैरिस्टर बनने के बाद और 1924 में जब वापस आए तो इस भारत की आप कह सकते हैं राजनीतिक और सामाजिक क्रांति के लिए वो आगे बढ़े। बचपन से ही
छुआछूत और जातिगत भेदभाव की पीड़ा को झेलने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत लौटने के बाद जात पात को खत्म करने और दलित लोगों के कल्याण में खुद को झोंक दिया। सबसे पहले उन्होंने दलित लोगों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और दलित वर्गों की शिकायतों का निवारण करना था। इस दौरान बॉम्बे उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हुए वो अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास में लगातार जुटे रहे। वो कहते थे कि जब तक जातियों के जो कंपार्टमेंट्स जिनमें आवागमन नहीं है वो नहीं तोड़े जाएंगे, तब तक ये समाज भी उतना मजबूत और प्रगतिशील नहीं हो सकता जो होना चाहिए। और समानता उससे जुड़ी हुई है। जब वह बाहर गए और विशेष तौर पर जब कोलंबिया में थे, तब उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ी, वहाँ के समता के अधिकार को भी देखा और समता और समानता जो फ्रांस और अमेरिका में संघर्ष हुए थे उनको देखा। और फिर भारत के गौतम बुद्ध को याद किया तो कहा कि समता हमारे राष्ट्र में तो उनसे बहुत पहले थी, हमारे देश में उससे बहुत पहले थी, वह समता आनी चाहिए क्योंकि वह मानव का एक जन्मसिद्ध है। 1926 में बंबई विधान परिषद के सदस्य बनने के बाद बंबई विधान परिषद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए संसदीय राजनीति की पाठशाला बन गई। इसके बाद वो समाज में बराबरी लाने के संघर्ष में पूरी तरह से शामिल हो गए। इसी दौर में उन्होंने छुआछूत के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। इस दिशा में उनका पहला संगठित प्रयास था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना उन्होंने जुलाई 1924 में की। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही दलित वर्गों का कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने 1927 में बहिष्कृत भारत समाचार पत्र शुरू किया। साथ ही समता, प्रबुद्ध भारत, मूक नायक और जनता जैसी अन्य पत्रिकाएं भी निकाली। डॉक्टर अंबेडकर ने पेयजल जैसे सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने, अछूतों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए भी आंदोलन किए। उन्होंने जल के लिए आंदोलन किया था। क्या उनका ये कहना था कि तालाब के अंदर और जोहड़ में और पानी के जितने भी स्रोतों पर जानवर पानी पी सकते हैं, भेड़ बकरियां पी सकती है, गाय पानी पी सकते हैं, कुत्ता पानी पी सकता है, क्या मनुष्य नहीं पी सकता है? तो जब उनको ये अधिकार कानून से मिला तब उन्होंने महाड़ आंदोलन शुरू किया और पहाड़ आंदोलन को लेकर उन्होंने जल आंदोलन के लेकर प्रारंभ किया और यहाँ से उनका संघर्ष शुरू था कि सभी स्थानों पर। और दूसरा इसके साथ साथ आप ये भी मान के चलें कि 1930 में उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर के में भी प्रवेश के लिए आंदोलन शुरू किया। समता मूलक समाज के जबरदस्त पैरोकार डॉक्टर अंबेडकर धर्मनिरपेक्षता और धर्म की बराबरी के भी पुरजोर समर्थक थे। उन्होंने दलितों को सिर्फ समानता के अधिकार तक ही सीमित नहीं करना चाहा, बल्कि उनमें चेतना और जागृति का लगातार संचार भी किया। अंबेडकर की यह सोच उनके भाषणों और विचारों में हमेशा प्रकट होती रही। 8 अगस्त 1930 को अंबेडकर ने एक शोषित वर्ग के सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहाँ अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक सोच दुनिया के सामने रखी और कहा कि शोषित वर्ग की सुरक्षा सरकार और कांग्रेस से आजादी पाने में है। उन्होंने कहा कि हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती, उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। डॉक्टर अंबेडकर ने मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के बीच जाति व्यवस्था के उन्मूलन को लेकर उदासीनता की कड़ी आलोचना की। दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के महत्व को जताते हुए ही 24 सितंबर 1932 को उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता किया। इसके तहत विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित स्थान बढ़ा दिए गए। दलितों के लिए या उस विशिष्ट वर्ग के लिए जिसके लिए वो समय संघर्ष कर रहे थे, दलित शब्द भी मुझे लगता है बदलना चाहिए समय के साथ, लेकिन जिसको उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस कहा था और बाद में अनटचेबल्स कहा था, उस वर्ग के लिए जितना अधिक से अधिक सामाजिक समता की ओर कदम उठा सकते थे और उसको वो इंश्योर कर सकते थे, क्योंकि एक तरफ उस समय गांधी जी का जीवन लग रहा था जैसे दांव पे है, दूसरी तरफ पूरे राष्ट्र का भविष्य था। दोनों ही उनके लिए बहुत कठिन चॉइस थी, लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है, सबसे इंटेलिजेंट चॉइस। अंबेडकर ने दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए 15 अगस्त 1936 को स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, जिसमें ज्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग शामिल थे। 1936 में ही प्रकाशित अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में अंबेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की थी।
1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में अंबेडकर बॉम्बे विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। वह 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में काम किया। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ी चिंता यह थी कि आने वाले दिनों में यह देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इस बात पर पूरी सहमति थी कि देश में शासन का ढांचा लोकतांत्रिक होगा, लेकिन यह लोकतंत्र किस तरह का होगा यह तय करना आसान नहीं था। लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और शासन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक लिखित संविधान को तैयार करना था, लेकिन इस संविधान को तैयार करना कोई आसान काम नहीं था। लिहाजा इसकी जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दी गई जो कानूनविद, अर्थशास्त्री के साथ साथ एक कद्दावर राजनेता और समाज सुधारक थे, और वो व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 2 साल की अथक मेहनत के बाद आखिरकार संविधान तैयार हुआ और 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान का अंतिम मसौदा पेश किया। इसी दिन संविधान को पहली बार पढ़ा गया और 26 नवंबर 1949 को सर्वसम्मति से संविधान को अपना लिया गया और 26 जनवरी 1950 से यह पूर्ण रूप से लागू हो गया। अंबेडकर ने संविधान निर्माण के दौरान आधुनिक लोकतंत्र के मूल्यों को भारतीय लोकतंत्र में लागू करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सौंदर्य के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे अपनी गरिमा के साथ इस रोल को निभाया। और मैं समझती हूँ जो उन्होंने अंत में कहा कि मैं संविधान सभा में आया था तो ये सोच कर आया था कि मैं अपने एक डिप्रेस्ड क्लासेस के वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में काम करूंगा और उनकी सुरक्षा करूंगा, लेकिन जब मुझे ये दायित्व दिया गया तो मेरे सामने राष्ट्र था, मेरे सामने भारत था, और यह संविधान उस भारत को सशक्त करता है, किसी भी शर्त पर टूटने के लिए मौका नहीं छोड़ता। यह है उनका सबसे बड़ा योगदान। Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. संविधान के तैयार होने के बाद इसे लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपना विचार भी प्रस्तुत किया। संविधान को औपचारिक रूप से अपनाए जाने से एक दिन पहले यानी 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर BR अंबेडकर ने मशहूर ग्रामर ऑफ एनार्की भाषण दिया। इस भाषण में अंबेडकर ने देश को मिलने वाले संविधान की खासियत को बताई ही साथ ही संविधान को लागू करने में आने वाली चुनौतियों को भी देश के सामने रखा। लोकतंत्र केवल राजनीतिक लोकतंत्र हो यह नहीं चाहते थे, इसीलिए उनका जो अंतिम स्पीच संविधान सभा में है वो ये था कि वी आर एंटरिंग इनटू अ एरा ऑफ कंट्राडिक्शंस, जहां हम राजनीतिक लोकतंत्र तो दे रहे हैं, वन मैन वन वोट, पर उसके साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी होना चाहिए, यानी सामाजिक व्यवस्था में भी समतावादी सोच हो, समानता हो, विचारों में समानता हो। और वो यह भी चाहते थे कि आर्थिक क्षेत्र में भी मोनोपोलीज तोड़ी जाएं, मोनोपोलीज समाप्त हों और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण काम करने का अधिकार मिले और प्रगति का अधिकार भी मिले। तो लोकतंत्र के तो वे बहुत ही सशक्त पक्षधर थे, लेकिन लोकतंत्र को वो एक जीवन शैली के रूप में देखते थे, एक जीवन शैली जहां प्रत्येक व्यक्ति दूसरे का सम्मान करता है, जहां प्रत्येक नागरिक दूसरे नागरिक के प्रति भ्रातृत्व की भावना रखता है और जहां राष्ट्र व्यक्ति के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझता है। संविधान के निर्माण में बाबा साहेब के अमूल्य योगदान को देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। यह बाबा साहेब के महान योगदान को सम्मान देने के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती को देश विदेश में बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया, यूनो में मनाया गया, दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में मनाया गया और यह पहली बार हुआ है। इस दौरान विशेष डाक टिकट,
सिक्के जारी किए गए। गणतंत्र दिवस पर बाबा साहब से संबंधित झांकी निकाली गई। अमेरिका और ब्रिटेन में जहां बाबा साहब ने पढ़ाई की थी, वहां पर अनेक विद्यार्थियों को भेजा गया। सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 26 नवंबर को, जिस दिन संविधान को स्वीकार किया गया था, उसे संविधान दिवस घोषित किया और पहली बार संविधान पर संसद में 2 दिन तक चर्चा भी की गई। आजादी के बाद 1947 में अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। कानून मंत्री के तौर पर भी उन्होंने समानता की पैरोकारी की और समानता के प्रति उनका नजरिया सिर्फ जातियों को लेकर नहीं था और ना ही सिर्फ धर्मों को लेकर, बल्कि वो लैंगिक समानता के भी बड़े पैरोकार थे। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं की संपत्ति में अधिकार देने और तलाक का अधिकार देने की वकालत की और आखिरकार हिंदू कोड बिल के प्रति नेहरू की नीति से असहमति होने के साथ ही कई मुद्दों पर एक राय नहीं बनने की वजह से अंबेडकर ने 1951 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर ने जब संसद से एज ए कैबिनेट मिनिस्टर इस्तीफा दिया तो इस्तीफा दिया था हिंदू कोड बिल, और हिंदू कोड बिल के बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, यह बिल मेरे लिए संविधान बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बिल के अंदर इस देश की आधी आबादी के अधिकार छिपे हुए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब उस समय पंडित नेहरू की सरकार ने उसको इस बिल को संसद में प्रस्तावित नहीं होने दिया, तब उन्होंने संसद से इस्तीफा दिया और कहा, जबकि वो शरीर उनका जर्जर हो चुका था, कहता कि इस हिंदू कोड बिल को लेकर मैं गांव-गांव जाऊंगा, शहर-शहर जाऊंगा और कहूंगा कि इस देश की आधी आबादी अर्थात महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शख्सियत इतनी विशाल थी कि उनके कई बड़े कामों की चर्चा नहीं हो पाती। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर उन दिनों खूब चर्चा हुई और आखिरकार 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। यही नहीं, अंबेडकर बड़े बांधों की तकनीक के भी जानकार थे और आजाद भारत में दामोदर, हीराकुंड और सोन नदियों पर बनी परियोजनाओं में उन्होंने अहम भूमिका अदा की। अंबेडकर ने मजदूरों के काम करने की अवधि को कम करने के लिए पूरा जोर लगाया। यह अंबेडकर की कोशिश का परिणाम ही था कि 7वें भारतीय मजदूर सम्मेलन के दौरान मजदूरों की काम की अवधि 14 घंटे से कम होकर 8 घंटे हुए। यही नहीं, वो रोजगार और आधुनिक राष्ट्र के बीच गहरा संबंध देखते थे और लगातार मजदूर अधिकार से लेकर बेरोजगारी तक के सवाल उठाते रहते थे। 1936 में जब लेबर पार्टी का निर्माण किया था, उस समय जो उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया था कि मजदूरों के मिनिमम घंटे तय होने चाहिए, मजदूरों को बोनस मिलना चाहिए, महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, ये जो उनका इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र को वायसराय की कमेटी में रहते हुए उन विषयों को जोड़ा। उनके एक अभियान से हजारों लोगों को, हजारों महिलाओं के उनको लाभान्वित हुए। तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए 2 चीजों को बेहद जरूरी मानते थे, पूंजीवाद और जातिवाद का खात्मा। अंबेडकर ने पूंजीवाद पर भी खूब चोट किया। उन्होंने हाशिए पर पीछे छूट गए लोगों के लिए सत्ता में भागीदारी और नीति निर्माण में आनुपातिक जगह की वकालत की। अंबेडकर आखिर तक किसी भी तरह के इंसानी भेदभाव के खिलाफ लड़ते रहे और राजनीतिक समानता के अलावा सामाजिक समानता को हासिल करने की लड़ाई वो लड़ते रहे। जाति व्यवस्था उन्होंने आर्थिक दृष्टि से भी देखी। उन्होंने कहा कि भारत जो सोने की चिड़िया था वो क्यों कमजोर हो गया, क्यों आर्थिक तौर पर अब वह उतना सशक्त नहीं है, और उसका कारण उन्होंने जाति व्यवस्था में देखा, जहां जातियां व्यक्तियों को बांध देती हैं। अब यदि किसी व्यक्ति की रुचि खेती में नहीं है लेकिन पैदा वो उसी में हो गया, तो वो करेगा, लेकिन उसका आउटपुट जिसकी आजकल हम बात करते हैं, उसका परिणाम वो नहीं निकलेगा जो निकलना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय प्रगति के लिए, आर्थिक पक्ष की मजबूती के लिए और सामाजिक पक्ष की मजबूती के लिए और भारत के एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरने के मार्ग में जाति प्रथा को उन्होंने एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में देखा था। बाबा साहेब की इसी सामाजिक समानता के विचार पर चलते हुए आज सरकार सम्मान की समानता, मानवीय गरिमा की समानता और अधिकार की समानता, कानून की समानता, अवसर की समानता जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को आम जनजीवन में लाकर उनके अधिकार को सुनिश्चित करने में जुटी हुई है
और संविधान का पालन करते हुए पंथ और जाति का भेदभाव किए बिना सबको समानता का अधिकार मिले, इसके लिए अनेक पहल कर रही है। केंद्र में आने के बाद सरकार ने ऐसे पदों को भरने में भी तेजी दिखाई है जो दलितों, पिछड़ों के लिए आरक्षित है। साथियों, सामाजिक अधिकार इस सरकार के लिए सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं, बल्कि ये हमारा कमिटमेंट है। जिस न्यू इंडिया की मैं बात करता हूं, वो बाबा साहब के भी सपनों का भी भारत है। मैं आज देश के लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र निर्माण के पवित्र यज्ञ में उनका योगदान ही है, जिसकी वजह से वो भारतीयों के हृदय में आज निवास करते हैं। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अंबेडकर ज्ञान के सागर थे। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, धर्म, समाजशास्त्र और कानून पर कई किताबें लिखी। उन्होंने दलित समाज से कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ताउम्र शोषितों, दलितों और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में महापरिनिर्वाण हो गया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2012 में हुए एक टीवी सर्वे में उन्हें महानतम भारतीय चुना गया। अंबेडकर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श, विचार और शिक्षाएं देश की आने वाली पीढ़ियों को हमेशा लाभान्वित करते रहेंगे।